मेरे बहनों भाइयों, जिंदाबाद। मैं कुछ बोलना प्रारंभ करूं उसके पहले मैं आप सबसे अपील करना चाहता हूं। एक नौजवान जो आज से नहीं वर्षों से मैं देख रहा हूं कि अपने गीतों के माध्यम से लोगों के अंदर उमंग और उत्साह पैदा करने का काम करता है। जिसका गीत अभी आपने सुना है वह ब्रह्मपाल नागर। आप सब एक बार हाथ उठाकर ब्रह्मपाल नागर का स्वागत करें, अभिनंदन करें। और आप ये कहेंगे कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? इसलिए कह रहा हूं, आज से मैं नहीं, आज पहली बार नहीं सुना है ब्रह्मपाल नागर। मुझे याद नहीं है, पता नहीं कितने वर्षों से ब्रह्मपाल नागर को मैं सुनता आ रहा हूं और ब्रह्मपाल नागर ने कभी अपनी निष्ठा नहीं बदली है मेरे बहनों भाइयों, इसलिए मैं उनका स्वागत करता हूं। क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री भूपेंद्र सिंह जी और आपके लोकप्रिय सांसद जिन्होंने आपके दिलों में अपना स्थान बना रखा है, ऐसे आदरणीय हुकुम सिंह जी और हमारे भारत सरकार की केंद्रीय मंत्री श्री संजीव जी बालियान, भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री श्री कृष्णपाल जी गुर्जर और हमारे योग्य सांसद बागपत के श्री सत्यपाल सिंह जी और एक नौजवान सांसद सहारनपुर श्री राघव लखनपाल जी, प्रदेश के उपाध्यक्ष श्री जसवंत जी सैनी और अभी थोड़ी देर पहले जिनका आपने भाषण सुना है हमारे थाना भवन के तेज तर्रार विधायक श्री सुरेश राणा और विधायक श्री प्रदीप चौधरी और विधायक श्री धर्म सिंह जी सैनी, प्रदेश मंत्री श्री देवेंद्र सिंह, जनपद के अध्यक्ष श्री पवन जी तरार, क्षेत्रीय उपाध्यक्ष श्री विपन शर्मा, श्री सुभाष जी चौधरी और शामली की जिला पंचायत की अध्यक्ष श्रीमती संतोष चौधरी और इस मैदान में मौजूद मेरे सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों। बहनों भाइयों, लंबे अरसे के बाद बैठ जाओ। मेरे बहनों भाइयों, लंबे अरसे के बाद आप सबके बीच यहां पर मैं आया हूं। फिर भी आप लोगों ने बहुत ही गर्मजोशी के साथ मेरा स्वागत किया है, मेरा अभिनंदन किया है। इसलिए मैं समझता हूं कि यह स्वागत और अभिनंदन का कार्यक्रम एक तरफा नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं भी शीश झुकाकर मेरे बहनों भाइयों आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। और मैं इन बच्चों से कहना चाहूंगा जो खड़े हैं, यदि कोई समस्या है तो मुझसे मिलकर बतला देंगे। मैं अपने तई भरपूर कोशिश करूंगा कि उनकी समस्या का समाधान हो जाए। यह हमारी अपनी तरफ से भरपूर कोशिश होगी, यदि हमारे सामर्थ्य के अंतर्गत होगा तो। मेरे बहनों भाइयों, मैं सबसे पहले आप सबके प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि 2014 में लोकसभा का चुनाव हुआ था और आप लोगों ने 2014 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की झोली भर देने का काम किया था। इसलिए मैं आप सबके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। लेकिन मैं कह सकता हूं कि जिन अपेक्षाओं के साथ आपने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया था, आज वह केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपकी अपेक्षाओं की कसौटी पर पूरी तरह से खरी उतरी है। कोई यह कह सकता है कि बहुत सारी समस्याएं हैं, क्या सारी समस्याओं का समाधान आपकी केंद्र की सरकार ने कर दिया है? मैं यह दावा नहीं करना चाहता, लेकिन इस सच्चाई को भी कोई मां का लाल नकार नहीं सकता है। 2.5 वर्षों से जो सरकार काम कर रही है,
चाहे कोई हमारे विरोधी दल का ही नेता क्यों न हो, उंगली उठाकर नहीं कह सकता है कि हमारी सरकार के प्रधानमंत्री अथवा किसी मंत्री के दामन पर कोई भ्रष्टाचार की दाग लगी हुई हो, यह कोई नहीं कह सकता। इसके पहले की भी आपने सरकारें देखी हैं, 1000 करोड़ के नहीं, लाख करोड़ के, लाखों करोड़ के उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप रहे हैं। इतना ही नहीं, इस सच्चाई को भी कोई नकार नहीं सकता है कि आजाद भारत के इतिहास में भारत माता का मस्तक दुनिया में ऊंचा करने का काम यदि किसी ने किया है, किसी भारत माता के सपूत ने, तो उसका नाम है नरेंद्र भाई मोदी। और आज यदि आपके बीच में आया हूं बहनों भाइयों, तो यह अपील करने के लिए आया हूं। केंद्र में तो आपने हमारी सरकार बना दी है, अब उत्तर प्रदेश में भी जब तक हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनेगी, लाख चाहने के बावजूद भी बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जिन समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता। मैं उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा हूं, उत्तर प्रदेश के चप्पे चप्पे से मैं परिचित हूं, उत्तर प्रदेश की समस्याओं से भी मैं अच्छी तरह वाकिफ हूं, और यह भी मैं जानता हूं कि उन समस्याओं का समाधान कैसे हो सकता है, इसकी भी हमें अच्छी तरह जानकारी है। और इतनी बात मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि यदि आपने उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को बहुमत के आधार पर सरकार बनाने का अवसर यदि दे दिया बहनों भाइयों, तो 5 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश के हालात बदले हुए नजर आएंगे और 10 वर्षों के अंदर हमारा उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान का सबसे विकसित राज्य बन जाएगा। यह मैं दावे के साथ कह सकता हूं। आप यह कहेंगे कि यह दावा करने के पीछे आपका आधार क्या है? हिंदुस्तान के जिन जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें चल रही हैं, जाकर उन सरकारों के कामकाज को देखिए। आपके बगल में हमारी मध्य प्रदेश की सरकार है, छत्तीसगढ़ की सरकार है, राजस्थान की सरकार है। इन सरकारों के कामकाज को जाकर कोई देखे, जिनको कि कम से कम 5 साल 10 साल काम करने का अवसर मिला है, उन राज्यों के हालात में उन्होंने कितना परिवर्तन लाया है। लेकिन 2002 के बाद उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं रही है, और मैं यह मानता हूं कि 14 वर्षों का समय गुजर गया है। या तो समाजवादी पार्टी की सरकार रही है अथवा बहुजन समाज पार्टी की सरकार रही है, और उसके 2-3-4 साल पहले भी यदि लंबे समय तक इस उत्तर प्रदेश में किसी की सरकार रही है तो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की सरकार रही है। मेरे बहनों भाइयों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि दोनों सरकारों के कामकाज को आपने देखा है, क्या कारण है कि चाहे समाजवादी पार्टी का मुख्यमंत्री हो अथवा बहुजन समाज पार्टी का मुख्यमंत्री हो, जब कभी इनकी सरकार बनती है तो इनकी सरकारों के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लग जाते हैं। लेकिन उस उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह जी ने भी सरकार चलाई है, राम प्रकाश गुप्त ने भी सरकार चलाई है, और राजनाथ सिंह ने भी सरकार चलाई है। कोई मां का लाल उंगली उठाकर नहीं कह सकता है कि भाजपा के मुख्यमंत्रियों के दामन के ऊपर कोई भ्रष्टाचार की दाग लगी हुई हो। यह कहना कि राजनीतिक द्वेषवश मेरे ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं, यह बात हमारी समझ के परे है। जो भी सरकार अपने कामकाज में पारदर्शिता बरतेगी, ईमानदारी के साथ काम करेगी, तो हमारे उत्तर प्रदेश की भोली भाली जनता किसी भी सूरत में उसके ऊपर उंगली उठाकर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा सकती। बार बार विकास के दावे किए गए, जब भी चुनाव हुआ, चाहे बहुजन समाज पार्टी की सरकार रही हो अथवा समाजवादी पार्टी की सरकार रही हो। मैं आप सभी किसान भाइयों से जो यहां पर बड़ी संख्या में खड़े हैं पूछना चाहता हूं, क्या क्या वादे किए थे समाजवादी पार्टी ने? क्या आपके सभी वादों को उन्होंने पूरा किया है? आंशिक रूप से भी आपके वादों को पूरा किया है। आपने धान पैदा किया अपने जिस्म का पसीना बहाकर। आपसे मैं जानना चाहता हूं, क्या आपके धान की सरकारी खरीद हुई है कि नहीं हुई है? बहनों भाइयों, मैं भी मुख्यमंत्री रहा हूं,
जितना धान जो किसान बेचना चाहता है, सभी किसानों के धान की खरीद कराने का काम मैंने किया था। यदि मैं धान की खरीद करा सकता हूं, तो मैं समाजवादी पार्टी के सरकार के लोगों से पूछना चाहता हूं, आप किसानों के धान की खरीद क्यों नहीं करा सकते हैं? इस सवाल का उनके पास कोई जवाब नहीं है। ओले और पाले पड़े, कई स्थानों पर बाढ़ आई। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ओले पाले के कारण जो आपकी फसल बर्बाद हुई थी, मेरे बहनों भाइयों, पहली बार उत्तर प्रदेश के इतिहास में 3,000 करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश सरकार को हमने मुहैया कराने का काम किया था। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि चाहे चिंता मत करो, आप जितना पैसा हो आप इतना पैसा दीजिए, और ओले पाले से जो भी हमारे पीड़ित किसान हैं उन किसानों को राहत मिलनी चाहिए। पहले 1 हेक्टेयर तक जो क्षति होती थी उसकी क्षतिपूर्ति की जाती थी, लेकिन उन्होंने कहा कि 1 हेक्टेयर से बढ़ाकर 2 हेक्टेयर किया जाना चाहिए। पहले 32-33% फसल बर्बाद होने पर पहले 50% से अधिक यदि नुकसान होता था तब जो है कंपनसेशन मिलता था, सरकार के द्वारा राहत मिलती थी। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री ने यह कहा कि 50% तो बहुत अधिक होता है। यदि हमारे किसान की 33% भी फसल बर्बाद होती है तब भी उन्हें सरकारी सहायता दी जानी चाहिए, और इस आधार पर हम लोगों ने 3,000 करोड़ रुपए इस सरकार को मुहैया कराया था। मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या ओले पाले के दौरान जो आपकी फसल को क्षति पहुंची थी उसकी उत्तर प्रदेश सरकार ने कोई भरपाई की है कि नहीं की है? मैं आपसे जानना चाहता हूं। मैं पीछे के लोगों से पूछना चाहता हूं, आपको मिला है पैसा कि नहीं मिला है? मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि क्यों नहीं मिला। दावा किया था इन्होंने, आज के 5 साल पहले जब चुनाव हो रहा था उस समय दावा किया था कि हम 2 वर्ष के अंदर 24 घंटे की बिजली मुहैया कराएंगे। मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या आपको वह बिजली मुहैया हो रही है कि नहीं हो रही है? क्या कारण है कि वो बिजली मुहैया नहीं हो पा रही है? बहनों भाइयों, मैं भी मुख्यमंत्री था, 14 वर्ष का समय गुजर गया है। हमारे जो बड़े बुजुर्ग यहां पर बैठे होंगे उनको इस बात की जानकारी होगी, हर कठिनाइयों के बावजूद मैंने रात को पूरी बिजली मुहैया कराने का काम किया था, शाम से लेकर रात तक की बिजली मुहैया कराई थी। इन लोगों से पूछना चाहता हूं, क्यों नहीं आपकी सरकार गांव को बिजली मुहैया करा सकती? क्योंकि जब तक गांव में बिजली नहीं पहुंचेगी तब तक हम गांव की समस्या का जैसा समाधान करना चाहते हैं मेरे बहनों भाइयों, वह किसी भी सूरत में समाधान नहीं हो पाएगा। हमें अभी बाबू हुकुम सिंह जी, सत्यपाल सिंह जी, संजीव बालियान जी, सब लोग यह बतला रहे थे कि अभी गन्ना किसानों का भुगतान नहीं हुआ। क्या कारण है? या तो सपा की सरकार होगी तब गन्ने का भुगतान नहीं होगा, या तो बसपा की सरकार होगी तब गन्ने का भुगतान नहीं होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जब जब सरकार आई है बहनों भाइयों, गन्ने का भुगतान हम लोगों ने कराया है। और मैं आप फिर से यकीन दिलाना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश में आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दो, सरकार आने के 6 महीने के अंदर आपका भुगतान होकर रहेगा। दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकता? हजारों करोड़ रुपया गन्ना किसानों का बकाया था। सारे जो हमारे यहां पर सांसद बैठे हैं, मंत्री बैठे हैं, सब लोग मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी से मिले। मैंने भी प्रधानमंत्री जी से आग्रह किया और उसके बाद कुछ न कुछ भुगतान के लिए केंद्र सरकार ने अपनी तरफ से पैसा दिया बैंकों के माध्यम से। लेकिन जिम्मेदारी बनती है उत्तर प्रदेश सरकार की। अभी बाबू हुकुम सिंह जी बतला रहे थे, कुछ किसान अभी धरने पर यहां बैठे हुए हैं। शामली मिल का मुझे बताया गया कि 125 करोड़ रुपया अभी तक उसका भुगतान नहीं हुआ। लोग धरने पर बैठे हुए हैं। मैं उनको भी यकीन दिलाना चाहता हूं कि आप भरोसा रखिए, हमारी सरकार आएगी तो आपका भुगतान होकर रहेगा, निश्चित रूप से होगा। आज हमारी मजबूरी है, चाहते हुए भी हम उत्तर प्रदेश सरकार से आप भुगतान नहीं करा सकते। क्या हिम्मत है मिल मालिक की? आपको याद होगा
आज के कुछ वर्ष पहले हमारी सरकार नहीं थी समाजवादी पार्टी की सरकार। यहीं पर मलिकपुरा चीनी मिल जो बागपत में आता है, वहां पर किसान धरने पर बैठे थे और महीनों से धरने पर बैठे थे। मैं कहीं जा रहा था, मुझे जानकारी मिली कि वहां पर किसान कुछ धरने पर बैठे हैं। स्वाभाविक रूप से मेरे मन में इच्छा पैदा हुई कि किसान यदि धरने पर बैठा है तो हमें वहां जाना चाहिए। और हम वहां पर गए और जाने के बाद स्वयं हमने मुख्यमंत्री से बात की और उन्हें बतलाया, उपाय भी बतलाया, कैसे ये भुगतान हो सकता है, कैसे भुगतान हो सकता है। और बहनों भाइयों, मलिकपुरा के जो भी हमारे गन्ना किसान थे, उनका जो है गन्ने का बकाया का भुगतान कराने का काम किया था। सरकार यदि चाहे तो क्यों नहीं हो सकता। मैं कहता हूं इसमें से बहुत सारे प्राइमरी, हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के शिक्षक भी मौजूद होंगे। वर्षों से ये लोग मांग कर रहे थे उत्तर प्रदेश में कि हमारा जो है 5वां वेतन आयोग लागू किया जाना चाहिए। और मुझे अच्छी तरह मालूम है कई मुख्यमंत्री आश्वासन देने की हिम्मत नहीं कर सकते थे, उनको नहीं दिया था। लेकिन यों ही उत्तर प्रदेश के शासन की बागडोर हमारे हाथों में आई। बहनों भाइयों, 6 महीने के अंदर वह वेतन आयोग की संस्तुतियों को मैंने लागू कर दिया और प्राइमरी स्कूल, हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के अध्यापकों का वेतन बढ़ गया। सरकार के खजाने में पैसे की कोई कमी नहीं होती। बहनों भाइयों, सरकार का खजाना यह कुबेर का खजाना होता है। नेतृत्व करने वाले के कलेजे में कुव्वत चाहिए, लोगों की समस्याओं का समाधान कर सकता है। क्यों नहीं हो सकता। सड़कों का जहां तक सवाल है, आप सभी लोग जानते हैं इस सच्चाई को कि हिंदुस्तान के गांवों की चिंता सबसे पहले यदि किसी प्रधानमंत्री ने की थी तो आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने की थी। और उन्होंने कहा था जब तक हिंदुस्तान के गांवों का विकास नहीं होगा तब तक हिंदुस्तान का विकास किसी भी सूरत में नहीं हो सकता है। और इसीलिए गांवों को पक्की सड़कों से जोड़ने का सिलसिला प्रारंभ किया था। मुझे जानकारी प्राप्त हुई है कि विगत कई वर्षों से गांवों को पक्की सड़कों से जोड़ने का जो सिलसिला प्रारंभ हुआ था वह काफी हद तक इस समय ठप पड़ा हुआ है। कई गांव ऐसे हैं जो कि आज तक अभी पक्की सड़कों से नहीं जुड़ पाए। मैं खाद के बारे में पूछना चाहता हूं। यह बतलाइए इस वर्ष आपको यूरिया अथवा डीएपी खाद के लिए कोई परेशानी उठानी पड़ी है? उठानी पड़ी है कि नहीं उठानी पड़ी है? नहीं उठानी पड़ी है। क्या आपको मालूम है पहली बार भारत सरकार ने यूरिया खाद का, डीएपी खाद का इतना उत्पादन किया है बहनों भाइयों कि जिस राज्य को जितनी आवश्यकता थी वह सारा खाद केंद्र की सरकार ने मुहैया कराने का काम किया है। और मैं दावे के साथ मैं कह सकता हूं कि पहले खाद जितनी कीमत पर मिलती थी उससे आज उसकी कीमत कम हो गई है पहले की अपेक्षा। और आगे हम लोगों का फैसला है कि हम खाद की कीमत को पहले से भी और कम करेंगे। पहले से भी हम कम करेंगे और कम करने वाले हैं। यह हमारी योजना चल रही है। किसानों की फसल सूखे से बर्बाद होती है, ओले पाले से बर्बाद होती है, कीड़े लग जाते हैं, बर्बाद होती है, लेकिन इस भरपाई नहीं हो पाती थी। प्रधानमंत्री जी से कई बार बात हुई। हमारे यह सब सारे सांसद जो मंच पर बैठे हैं ये सब सारे लोग भी मिले और हम लोगों ने एक फसल बीमा योजना तैयार की। किसान को कम से कम प्रीमियम देना पड़े 1.5% से लेकर 2%, लेकिन किसान के फसल का पूरा बीमा मिल जाए। कम बीमा और पूरी भरपाई, कम प्रीमियम और पूरी भरपाई, अधिक से अधिक बीमा यह हो जाए, यह व्यवस्था हम लोगों ने की। अब राज्य सरकार को एजेंसी तय करके उसका बीमा करना था। और मुझे यहां पर सब लोग बतला रहे थे, इन लोगों का कहना था साहब गन्ने की फसल का बीमा कर दिया, गन्ने की फसल का बीमा हुआ। मैं जानता हूं, मैं भी किसान हूं, गन्ने की फसल की सूखे वगैरह से कोई बहुत ज्यादा जल्दी बर्बादी नहीं होती। करना चाहिए आपको धान की, गेहूं की, अन्य बहुत सारी ऐसी फसलें हैं उनका बीमा करना चाहिए।
आप उनका बीमा कर नहीं रहे। आप जानते हैं कि गन्ने की फसल में कोई ज्यादा नुकसान नहीं होने वाला है, तो आपने बीमा कंपनियों को पैसा कमवाने के लिए गन्ना किसानों का बीमा कर दिया। ये कहां का इंसाफ है? बहनों भाइयों, कब तक यह सरकारें इस प्रकार से हमारी उत्तर प्रदेश की जनता को छलती रहेंगी? और आजकल तो समाजवादी पार्टी में ही जिस प्रकार का महाभारत मचा हुआ है, महाभारत लड़ रहे हैं, हर सभा में लाठी डंडे चल रहे हैं। लेकिन किसी के परिवार में यदि कोई कलह होता है तो मैं यह मानता हूं, किसी के परिवार के कलह में झांक कर देखने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, और किसी के परिवार के झगड़े में भी मैं झांकना नहीं चाहता, उसे मैं देखना नहीं चाहता हूं। लेकिन इस सच्चाई को नहीं भूलना चाहिए कि उस झगड़े का खामियाजा यदि किसी को भुगतना पड़ रहा है तो हमारी उत्तर प्रदेश की जनता को भुगतना पड़ रहा है। इसलिए मैं समाजवादी पार्टी की सरकार से कहना चाहता हूं, या तो अपने झगड़े आप बंद करो, आप अपने झगड़े बंद करो, अथवा यदि सरकार आप नहीं चला सकते हो तो आज ही अपनी संस्तुति चुनाव आयोग को भेजो, जल्दी से जल्दी उत्तर प्रदेश में चुनाव हो जाए और चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश में एक नई सरकार बन जाए। आपके झगड़े का खामियाजा उत्तर प्रदेश की जनता को भुगतना पड़े, ऐसा नहीं होना चाहिए। बहनों भाइयों, हमें तो उत्तर प्रदेश में न तकरार चाहिए, न भ्रष्टाचार चाहिए। हमें तो उत्तर प्रदेश में इस समय विकास के लिए भाजपा की सरकार चाहिए, बस इतना ही चाहिए। हम उत्तर प्रदेश का विकास करेंगे, क्यों नहीं होगा? और मैं यह भी बतलाना चाहता हूं बहनों भाइयों, गुंडागर्दी, कानून और व्यवस्था की चर्चा कर रहे थे हमारे मंत्री, हमारे सांसद। क्या हालात हो गए हैं यहां पर? माताओं बहनों की इज्जत और असमत लूटी जा रही है, लोगों के ऊपर फर्जी मुकदमे लगाए जा रहे हैं। मैं उन नौजवानों को कहना चाहता हूं जिनके ऊपर फर्जी मुकदमे लगाए गए हैं, हमारी सरकार बनने के बाद उसकी हम जांच करेंगे और उनके फर्जी मुकदमों को हम वापस करेंगे। किसी का भी यदि उत्पीड़न हुआ है तो वापस किया जाएगा। और यह भी मैं यकीन दिलाना चाहता हूं, जो गुंडागर्दी के आधार पर लोगों के दिलों में दहशत पैदा करने का काम करता है, मेरे बहनों भाइयों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद हम देखेंगे कि उसने कितना मां का दूध पिया है, कितना मां का दूध पिया है। ऐसे नहीं चलेगा। पूरी उत्तर प्रदेश के किसी भी कोने में चली जाइए, बराबर यही चर्चा कि कानून और व्यवस्था के हालात यहां पर बद से बदतर हो गए। जैसे लगता है कि उत्तर प्रदेश में सरकार नाम की कोई चीज यही शेष नहीं बची है। ऐसे हालात हो गए हैं यहां के। और इतना ही नहीं, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, यहां ट्रक चलाने वाला अथवा ट्रक चलवाने वाला कोई है? मालिक अथवा ड्राइवर कोई खड़ा है? कोई है? आप हो? और कोई है? इधर है कोई? और पीछे है? मेरी बात गलत हो बहनों भाइयों, 1 साल ही रहा हूं मुख्यमंत्री। आप हैं, मेरी बात गलत हो तो बोल दीजिएगा डंके की चोट पर, क्योंकि जनता की नजरों में धूल झोंक कर मैंने कभी राजनीति नहीं की है। राजनीति की है तो जनता की आंखों में आंख डालकर बराबर राजनीति की है बहनों भाई। हिम्मत नहीं थी कि रात को ट्रक वाला कोई गुजर जाए और कोई उसे ट्रक को रोक करके उसे पैसे की वसूली कर ले, किसी की हिम्मत नहीं थी मेरे बहनों भाइयों। मैं मुख्यमंत्री जी मैं पूछना चाहता हूं, क्यों नहीं आज हो सकता? क्या कारण है कि आज नहीं हो पा रहा? और मैं अपना अनुभव बतलाता हूं बहनों भाइयों, आज आप पुलिस को गाली देते होंगे, पुलिस के अधिकारियों को गाली देते होंगे, लेकिन यदि मुख्यमंत्री ईमानदार हो जाए, मुख्यमंत्री कलेजे वाला हो जाए, तो यही हमारा पुलिस का जवान बड़े से बड़े अधिकारियों का, बड़े से बड़े अपराधियों का कलेजा निकाल कर जनता के हवाले कर सकता है, जिसके अंदर खूब है। लेकिन इसमें नियत साफ चाहिए, नियत साफ चाहिए, करने की दिल में तड़पन चाहिए। यह तभी संभव है, उसके किसी भी सूरत में संभव नहीं है। और बहनों भाइयों,
फसल बीमा के बारे में एक चीज और आपको मैं बतला देना चाहता हूं। हम अपनी सरकार आने के बाद ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे कि आपकी जितनी फसल बर्बाद हुई है पूरा का पूरा पैसा आपको बीमा कंपनी के द्वारा मिल जाए। और यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि हम लोगों ने फसल बीमा योजना तैयार करते समय यह पूरी की पूरी सावधानी बरती है, इसलिए मैं कह रहा हूं, इसलिए मैं आपको यकीन दिला रहा हूं। और यह भी मैं आपको कहना चाहता हूं, आन बान शान पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों को कि इस स्वभाव से मैं अच्छी तरह परिचित हूं। आप यकीन रखना बहनों भाइयों, हमारी सरकार रहने पर जनता की आन बान शान पर हम किसी भी सूरत में कोई आंच नहीं आने देंगे, किसी भी सूरत में आंच नहीं आने देंगे। भारत आज तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, और मेरी बात गलत हो तो मैं अपने प्रेस के मित्रों से भी कहूंगा कि आप अखबार के पन्नों पर लिख देना। आज सारी दुनिया में सबसे तेजी से आगे बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था किसी देश की है तो उस देश का नाम है भारत। जिस भारत देश की अर्थव्यवस्था आज सारी दुनिया में बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ रही है, सभी स्वीकार करते हैं। और इतना ही नहीं, भारत में पूंजी लगाने के लिए, पैसा लगाने के लिए, उद्योग खड़ा करने के लिए बड़ी संख्या में दुनिया से दूसरे देशों से लोग आ रहे हैं, दूसरे राज्यों में जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश में नहीं आ रहे हैं। यहां पर निवेश नहीं हो पा रहा क्योंकि यहां पर कानून और व्यवस्था के हालात बहुत ही खराब हो चुके हैं, बद से बदतर हो चुके हैं। इस कारण यहां पर ऐसे हालात बने हुए हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश परिवर्तन मानता है और हमारी केंद्र की सरकार, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी लगातार 24 घंटे अनवरत कोशिश करते रहते हैं कैसे हमारा यह भारत एक समृद्धशाली भारत बन जाए, धनवान भारत बन जाए, यह विश्व की आर्थिक महाशक्ति बन जाए। हमारे नौजवान बड़ी संख्या में खड़े हैं। मैं नौजवानों से पूछना चाहता हूं, पुलिस की भर्ती हुई थी कि नहीं? यहां पुलिस की भर्ती हुई थी कि नहीं? उधर मैं पूछना चाहता हूं। नहीं हुई। पुलिस में जो भी थोड़ी बहुत भर्ती हुई है, ईमानदारी के साथ हुई है कि नहीं हुई है? जवानों में पूछना चाहता हूं। आज मेरे नौजवानों सुन लेना, उत्तर प्रदेश सरकार बनते ही पुलिस में जो भर्ती होगी बहनों भाइयों, उस भर्ती में, कांस्टेबल की भर्ती में इंटरव्यू को हम लोग समाप्त कर देंगे ताकि भ्रष्टाचार की पूरी गुंजाइश खत्म हो जाए। पूरी तरह से इसको समाप्त कर देंगे, क्योंकि रोजगार किसी भी राज्य सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती है, बहुत बड़ी चुनौती है रोजगार। और सचमुच यदि हम भारत को समृद्धशाली भारत बनाना चाहते हैं तो जब तक हमारे नौजवानों के हाथों को रोजगार नहीं मिलेगा, तब तक न तो हम हिंदुस्तान की गरीबी की समस्या का समाधान कर सकते हैं, न भारत को हम धनवान भारत बना सकते हैं। आवश्यकता है बेरोजगार नौजवानों के हाथों को रोजगार देने की। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, हर तरीके से जितना हो सकेगा हम लोग आपके लिए किया है हम लोगों ने, और इस समय हम लोग कर रहे हैं, भविष्य में भी करेंगे। लेकिन भारत में जितनी तेजी के साथ विकास हो रहा है, जितनी तेजी से प्रगति हो रही है, हमारा पड़ोसी देश है, हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान, उसे रास नहीं आ रहा। वो भारत को कमजोर करना चाहता है, भारत को तोड़ना चाहता है। और आपने देखा होगा कि बहनों भाइयों, कुछ ही महीने पहले मैं पाकिस्तान गया था। पाकिस्तान की धरती पर जाकर सीना ठोक कर मैंने कहा कि तुम आतंकवाद को बढ़ावा देने का काम करते हो, आतंकवादियों को भेजकर तुम भारत को कमजोर करना चाहते हो। दो टूक शब्दों में उसकी धरती पर हमने जाकर कहा, और यह भी कहा आतंकवादी होता है। किसी एक देश का आतंकवादी किसी दूसरे देश के लिए शहीद नहीं हो सकता है। पाकिस्तान तिलमिला गया और उसके बाद दुनिया के कई देशों से लोग वहां आए थे। उनको भोजन पर आमंत्रित करके वहां के गृह मंत्री चले गए
तो मैंने भी अपने अधिकारियों से कहा था, यदि मैं पाकिस्तान की धरती पर आया हूं तो भोजन करने नहीं आया हूं, और मैंने कहा हम भी भोजन छोड़ते हैं और हिंदुस्तान को वापस चलते हैं। और आज आतंकवाद का सहारा लेकर यह कमजोर करना चाहता है। उरी में जो कुछ भी हुआ, हमारे सेना के जवानों के ऊपर आतंकवादियों ने क्या किया आप सबको मालूम है। लेकिन मेरे बहनों भाइयों, हम सभी को अपने सेना के जवानों पर, सुरक्षा के जवानों पर नाज है। आज भी सीमाओं पर मुंहतोड़ जवाब देने का काम कोई कर रहा है तो हमारे सेना के जवान कर रहे हैं, हमारे अर्धसैनिक बलों के जवान कर रहे हैं। मैं यह नहीं कहना चाहता क्या आदेश दिया था उस समय बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को और क्या किया था, उसकी आप सबको जानकारी है, उस विस्तार में नहीं जाना चाहता। लेकिन इतना मैं कहना चाहता हूं, हमारे सेना के जवानों के अंदर वह कुवत है कि यदि यहां तुम चुनौती देने को कोशिश करोगे आतंकवादियों के माध्यम से तो उनका भी सफाया करेंगे। जरूरत पड़ी, यदि सीमा लांघ कर भी कुछ करने की यदि जरूरत पड़ी तो बहनों भाइयों, हमारे सेना के जवानों में वह दम है कि वह भी करके दिखा देंगे। लेकिन हम नहीं चाहते पाकिस्तान हो अथवा हमारा कोई भी पड़ोसी देश हो, पड़ोसी होता है, पड़ोसी के साथ हम अच्छे रिश्ते बनाकर रखना चाहते हैं। फिर भी यह पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है, बराबर कोई न कोई हरकतें करता रहता है। आतंकवाद मेरे बहनों भाइयों यह बहादुरों का हथियार नहीं होता है, आतंकवाद यह कायरों का हथियार होता है, बहादुरों का हथियार नहीं होता है। जिसके दमखम हो, यदि कोई लड़ना चाहता हो तो सीधे सीने का बटन खोलकर आमने सामने लड़ ले। लुका छिपी नहीं होनी चाहिए मेरे बहनों भाइयों, लुका छिपी नहीं होनी चाहिए, यह खेल बंद होना चाहिए। इसलिए मैं आप लोगों से यहां पर अपील करने आया हूं बहनों भाइयों कि हमारी केंद्र की सरकार आपके मान सम्मान और स्वाभिमान की सुरक्षा के प्रति भी पूरी तरह से सचेत है। कई प्रभावी योजनाओं को भी हमारे प्रधानमंत्री जी ने चला रखा है और मैं समझता हूं कि डॉक्टर हुकुम सिंह जी और राणा जी और राघव लखनपाल जी उज्ज्वला प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत यह जो गैस सिलेंडर मिले हैं कि नहीं कुछ परिवारों को? नहीं, जिनके घर में है उनके नहीं, कुछ परिवारों में मिले हैं। लेकिन हम लोगों ने फैसला किया है कि जिन परिवारों में, गरीब परिवारों में माताएं बहनें लकड़ी जलाकर अब तक खाना बनाती रही हैं, बहनों भाइयों, उनको गैस चूल्हा और गैस सिलेंडर मुहैया कराया जाएगा। यह हमारे प्रधानमंत्री ने फैसला किया है और यह सिलसिला शुरू हो गया है। और आज की तारीख में मैं बतलाना चाहता हूं, आज की तारीख में पूरे उत्तर प्रदेश में 27 लाख से अधिक गैस सिलेंडर लोगों को मिल गए। इसलिए कई सारी योजनाएं हैं, बहुत विस्तार में जाकर उन सारी योजनाओं की चर्चा मैं नहीं करना चाहता। मैं आप सभी से मेरे बहनों भाइयों यही निवेदन करना चाहता हूं। इस बार उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाला है। इस चुनाव में आप सभी भारतीय जनता पार्टी को विजय दिलाइए, स्पष्ट बहुमत दीजिए। मैं पुनः आप सबको यकीन दिलाता हूं कि उत्तर प्रदेश को हिंदुस्तान के विकसित राज्यों के रूप में भारतीय जनता पार्टी खड़े करके आपके सामने पेश करेगी। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।